हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 21 मार्च 2025 के तीन प्रमुख समाचारों या मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 में कही गई बातें। और वो क्या कह रहा है कि जलवायु चरम सीमाओं वर्ष 2024 में जलवायु का जो चरम सीमा है उसके लिए जो है स्थिति क्रॉस कर गई है। कौन कर रहा है? WMO के वैश्विक स्थिति रिपोर्ट। दूसरा जो समाचार है वह यह है कि छत्तीसगढ़ में माओवाद को खत्म करने की जो निर्मम रणनीति या रूथलेस जो है पॉलिसी है भारत सरकार की, उसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं। कल ही जो है 30 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें से देखा जाए तो पिछले 3 महीनों में यह संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। और इस तरह से जो मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने का प्रण है, उसी दिशा में आगे चल रहा है। तो हम पूरा इस मुद्दे को समझेंगे। तीसरा समाचार है, बहुत छोटा सा है, ज्योग्राफिकल है, आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल 20 मार्च था और 19 और 21 मार्च के बीच अक्सर ये होता है, जिसे 20 मार्च कहते हैं, एक वसंत विषु होता है या एक्विनास जिसे कहा जाता है। 2 बार होता है, एक बसंत और एक शरद। तो वसंत विषु की घटना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जान लेते हैं। आइए चलिए पहले देखते हैं 2024 में जब वैश्विक जो है जलवायु चरम सीमाओं को के लिए एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये बात कौन कर रहा है? विश्व मौसम संगठन की इस वर्ष की जो वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है, उसमें कहा गया है, उसमें बताया गया है कि जो वर्ष 2024 है, ये अनेक पहलुओं में, जैसे तापमान को लेकर देखा जाए तो पिछले साल 2023 में जो तापमान था उसको वो क्रॉस कर गया है और यह 1.53 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वो पेरिस एग्रीमेंट वाला जो लक्ष्य है उसको पहली बार क्रॉस किया गया है। साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पे ग्रीन हाउस गैसों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह पिछले 8 लाख सालों में इतना ज्यादा नहीं रहा है जितना अब रहा है, और पिछले साल से भी ज्यादा रहा है। और इसके प्रभाव से चाहे वैश्विक जो है समुद्र के तापमान हो, चाहे उसके सतह का विस्तार हो, चाहे बर्फ का पिघलना हो, चाहे जलवायु का विभिन्न तरह के जलवायु इनका प्रभाव के रूप में, जलवायु संकट के रूप में या आपदा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो चीजें सामने आ रही है। तो आइए इसको एक एक करके हम देखते हैं। हाँ, ये बात कही गई है कि ये कह रहा है कि अभी भी हम अपने जलवायु परिवर्तन या जो तापमान वृद्धि के लक्ष्य है पेरिस एग्रीमेंट को, उसको अभी भी हासिल किया जा सकता है। और एक आध साल अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस भी कर जाए तो कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो देखिए, विश्व मौसम संगठन है, ये मौसम विज्ञान संगठन या मौसम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी रिपोर्ट है ग्लोबल वर्ल्ड क्लाइमेट स्टेटस 2024 या वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024। इसने ये पुष्टि कर दी है, हालांकि आंकड़े पहले भी आ गए थे, हमने पढ़ाया भी था, लेकिन अब ये ऑथेंटिक हो गया है, ये प्रूफ हो गया है कि 2024 में वार्षिक औसत वैश्विक औसत सतही तापमान 1850 से 1900 के औसत से 1.55 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेल्सियस है। तो उतना मिनिस्कुल जाने की जरूरत नहीं, वो रिसर्च वाले जाने। मान लीजिए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। और ये 175 साल का जब से रिकॉर्ड किया जा रहा है उसमें सबसे गर्म वर्ष है। और ये पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा है 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था 175 साल में, उसको भी इसने तोड़ दिया। यानी लगातार 2 वर्ष रिकॉर्ड स्तर पे हो गया है। और ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक साल तापमान में वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि पेरिस समझौते का दीर्घकालीन लक्ष्य पहुंच से बाहर हो गया है। हालांकि ये चेतावनी देता है कि हमें अपने जीवन, अपने अर्थव्यवस्था और अपने ग्रह के लिए जोखिम बढ़ा रहे हैं और उसके लिए कई सारे प्रयास करने की जरूरत है। तो ये रिपोर्ट ये बता रही है कि क्रॉस किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसको भी हासिल नहीं कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना, चिंता नहीं, बल्कि हमको बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत है और इसके लिए प्रयास करने की भी जरूरत है। अगर इस रिपोर्ट की मुख्य बातें कहें, यानी जो बातें कही गई है उसमें मुख्य निष्कर्ष, अभी उसके बाद डिटेल है। तो देखिए, बोल रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी है, और भी गैसें हैं जैसे मिथेन आदि है, मोनोऑक्साइड्स आदि, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड में प्रमुख भूमिका है वो पिछले 8 लाख वर्षों में सबसे अधिक स्तर पे ये यहां पे पहुंच गई है। और देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में, यानी ये
देखा जाए गर्मी का वर्ष देखा जाए, जो पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड 10 सबसे गर्म वर्ष थे। यानी 2024 के पीछे के चले जाओ 10 वर्ष, वो 10 वर्ष लगातार जो रिकॉर्ड 10 सबसे गर्म वर्ष रहे हैं वो इन्हीं पिछले एक दशक में सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा दशक भी गर्म रहा है और वो रिकॉर्ड के जो सबसे 10 गर्म वर्ष रहे हैं वही पिछले 10 गर्म वर्ष रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में प्रत्येक ने महासागरीय उष्मा सामग्री के लिए एक नया रिकॉर्ड किया है। यानी महासागरों में उसमें उष्मा को अवशोषण सबसे ज्यादा रहा है। क्यों होता है उसके पीछे कारण यही बता देते हैं, क्योंकि जो भी गर्मी होती है, जो भी वैश्विक तापमान पे गर्मी होती है, उसका 90% हमारे महासागर अवशोषित करते हैं। तो जब दुनिया में गर्मी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है महासागर के जो हीट है उसमें भी गर्मी बढ़ जाती है। यानी पिछले 8 वर्षों में महासागरीय उष्मा में वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव क्या होगा? आर्कटिक समुद्र बर्फ में 18 सबसे कम विस्तार पिछले 18 वर्षों में ही देखे गए हैं। अंटार्कटिक बर्फ में 3 सबसे कम विस्तार यानी जो कमी भी पिछले 3 वर्षों में दर्ज की गई है। पिछले 3 वर्षों में ग्लेशियर का जो मास है वो तीन सबसे रिकॉर्ड स्तर पे 3 सबसे कम ग्लेशियर का मास होता है, वो भी लगातार नुकसान जो है पिछले 3 वर्षों में दिखा गया है। यानी कि जितने भी पैमाने, जैसे कहा गया ना कि जो जलवायु स्तर की सीमाएं हैं वो अपने रिकॉर्ड खराब स्तर पे पहुंच गई हैं, यानी लिमिट चरम पे पहुंच गई हैं, वो सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है। अब इसी को एक एक करके जो बताया गया है उसको हम थोड़ा समझाते हैं। वैश्विक औसत तापमान हम 1850 से 2024 1850-19 का एक प्री इंडस्ट्रियल लेवल का माना गया है कि औद्योगिकरण के पहले का, जब से हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, और जब औद्योगिकरण शुरू हुआ था उसके पहले की स्थिति को हम लेकर चल रहे हैं। इसमें यह कहा गया है कि दीर्घकालीन वैश्विक औसत तापमान में 1.34 से 1.41 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यानी कि इस वर्ष भले 1.53 या 1.55 की वृद्धि हुई है, लेकिन प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ओवरऑल जो वृद्धि दिखाई जा रही है वो 1.3 से 1.41 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही। यानी कि जो दीर्घकालीन आधार पे हम पेरिस एग्रीमेंट का जो 1.5 डिग्री है उसके बहुत करीब हम पहुंच गए हैं। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है कि 2024 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बाढ़, सूखे और अन्य खतरों के कारण पिछले 16 वर्षों में सबसे अधिक संख्या में नए विस्थापन भी हुए हैं। जब जलवायु परिवर्तन होगा उसका प्रभाव होगा तो उसके कारण सबसे ज्यादा 16 वर्षों में सबसे ज्यादा विस्थापन पिछले साल हुआ है। खाद्य संकट बढ़ा है तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी हुआ है। कारण क्या रहा है तापमान की वृद्धि के बारे में ये भी संक्षेप में बताया गया है। तो इसमें जो मुख्य रूप से है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है, साथ ही जो लानिना होता है जो जिसके कारण जो है प्रशांत महासागर का जो है वो हिस्सा जो है, पूर्वी प्रशांत महासागर का हिस्सा जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है, वो थोड़ा सा जो है वो स्थिति नहीं देखी गई है। और उसमें क्या हो गया है, बल्कि अल नीनो आ गया है। लानिना की जगह अल नीनो की घटनाएं देखी गई थी पिछले साल, जिसकी उम्मीद थी कि लानिना आएगा, लेकिन वो फिर अल नीनो हो गया, जिसके कारण वो एक और भी कारण है। साथ ही साथ सोलर फ्लेयर या सोलर चक्र में भी परिवर्तन देखा गया है और ज्वालामुखी विस्फोट भी देखा गया है। और इस सारी चीजों के कारण जो है कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ क्या मैं बता दूं, मैं पीछे पढ़ाया हूं, इसमें तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसके कारण क्या हुआ है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है उससे निकल के ऊपर वायुमंडल में वो सूर्य के प्रकाश को जो है आके रोक देती है, यानी वो वापस नहीं, इसके कारण जो भी समस्याएं यहाँ पे देखी गई है। ठीक है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए जो तापमान के बाद एक दूसरा प्रमुख कारण के रूप में, यानी जो उसके कारण के रूप में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब मिला के ये तीनों की वायुमंडलीय सांद्रता पिछले 8 लाख वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 2023 में, 2023 क्यों? क्योंकि 2023 में ही व्यवस्थित गणना किया गया था, 24 में नहीं, यानी जो सबसे लेटेस्ट गणना है वो 2023 का है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 420 ppm तक पहुंच गई है, पार्ट पर मिलियन तक पहुंच गई है। और ये पूर्व औद्योगिक स्तर यानी 1950 की स्थिति में जब का सांद्रता थी उससे 1.5 गुना या 151% अधिक है। और इसका प्रभाव देखा जाएगा कहां पे? आपको वही जो तापमान में वृद्धि देख रही वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ विशिष्ट स्थानों के वास्तविक समय के डेटा से पता चलता है कि 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में 2024 में वृद्धि जारी रहेगी और ये आगे भी चलता रहेगा। वैश्विक औसत निकट सतही तापमान बढ़ा है। अब जब वो बढ़ा है, ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन बढ़ा है, तो जो सतह का तापमान है यानी समुद्र के ऊपर, यानी जो आप कह सकते हो जिस तापमान में हम लोग रहते हैं जहां पे,
वह भी देखा जाए तो 1850 से 1900 के औसत से 1.55 डिग्री सेल्सियस या प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और ये 1975 के अवलोकन रिकॉर्ड वर्ष से अब तक का सबसे गर्म वर्ष है, और 2023 जो सबसे गर्म वर्ष था उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया है। और ये वैश्विक औसत तापमान के लिए पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक यानी 15 से 24 यानी 2015 से लेकर 2024 तक का जो 10 वर्ष का पूरा दशक है, ये प्रत्येक रिकॉर्ड रहा है सबसे गर्म वर्षों में। हो सकता है कोई 15, 16, 15, 17 से ज्यादा गर्म रहा हो, लेकिन ये 10 वर्ष देखा जाए तो ये 10 जो रिकॉर्ड गर्म वर्ष देखे जाएंगे इन्हीं 15 से 24 के 10 वर्षों में ही ये देखे गए हैं। महासागरीय उष्मा सामग्री में भी वृद्धि देखी गई है। क्यों? क्योंकि हमारे सागर जो है, जो भी गर्मी होती है उसका लगभग 90% तक वो अवशोषित कर लेते हैं उनकी पानी, क्योंकि वाटर की गुप्त उष्मा या जो है उसकी लेटेंट हीट ज्यादा होती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए ये 65 वर्षीय अवलोकन रिकॉर्ड में उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है, और 2023 का पिछला जो स्तर रिकॉर्ड था उसको भी इसने तोड़ दिया है। और पिछले 8 वर्षों में प्रत्येक महासागरीय वर्ष में यानी पिछले 8 वर्ष 24 जाइए यानी 17 से लेके जो है 24 तक का जो 8 वर्ष है उसमें लगातार ये रिकॉर्ड स्तर पे चल रहा है। और 2 दशक, अगर 2 दशकों की तुलना करें तो 15 से 24 का जो 20 साल है और 60 से 2025 की अवधि में उसका महासागरों की गर्म होने की दर दोगुनी हो गई है। यानी 60 से 2025 तक जो यानी दिखा है जिस दर से गर्म हुआ है, 2005 से 2024 का जो दर है यानी पिछले 60 सालों का अगर देखें, 60 सालों का ही रिकॉर्ड इसमें है, ये बता रहे हैं 60 का बल्कि 65 सालों का। तो ये देखो जो 35 साल जो है 60 40 हाँ 45 साल का जो रिकॉर्ड रहा है उस दौरान जो जिस दर से समुद्र गर्म हुआ है, उसके बाद के जो 20 साल रहे हैं वो उससे दुगने दर से गर्म रहा है। तो ये एक सामग्री है। इसके कारण क्या है, महासागरों में अम्लीकरण भी बढ़ रहा है, उनकी पीएच वैल्यू घट रही है। और हालांकि ये जो पीएच वैल्यू घट रही है ये अलग अलग महासागरों में अलग अलग रही, लेकिन सबसे ज्यादा जो कमी दिखाई दे रही है वो हिंद महासागर में दिखाई दे रही है। यानी अम्लता वहां पे बढ़ रही है, जो है पीएच वैल्यू घट रही है यानी अम्लता बढ़ रही है, वो हिंद महासागर में है, फिर दक्षिणी महासागर में है, पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रशांत महासागर में है, और ऐसे आदि है। इसके कारण क्या हो रहा है, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। उसमें मछली, जलीय कृषि, मत्स्य पालन आदि के कारण जो उससे हम अपना खाद्य सुरक्षा है वो भी संकट में पड़ रहा है। साथ ही साथ वैश्विक औसत समुद्र स्तर भी वृद्धि हो रहा है। समुद्र स्तर में वृद्धि 2 कारणों से दिखाई दे रहा है। ये अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है, पढ़ा रहे। फिर इसमें एक कारण तो ये है कि जब सागर का गर्मी बढ़ रही है, चूंकि गर्मी बढ़ती है तो वैश्विक स्तर पे गर्मी बढ़ रही है, तो उसका काफी हिस्सा है, लगभग 90% हिस्सा जो है सागर गर्म करते हैं, तो सागर के जल का तापमान बढ़ रहा है। जब जल का तापमान बढ़ता है तो वैसे भी जल का जो है विस्तार होता है, जब वो विस्तार होता है तो उसमें अपने आप सतह बढ़ जा रहा है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो गर्मी बढ़ने से जो ग्लेशियर हैं या जो आर्कटिक अंटार्कटिक का बर्फीला क्षेत्र वो भी पिघल रहा है। उसके कारण भी जो है इन 2 प्रभावों के कारण सागर का स्तर जो है, सागर के सतह का जो है स्तर बढ़ रहा है। और ये जो 1993 से जो डेटा ले रहे हैं उसके बाद से अगर देखा जाए तो 2015 से 2024 की वृद्धि 93 से 2000 से दुगनी है। यानी जो 93 से 2002 तक जो वृद्धि हुई थी 2.1 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो रही थी, अब वो बढ़ के 4.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से ये बढ़ रहा है। अच्छा, एक आंकड़ा और आपको बता दूं कि सागर के तापमान में, सागर के सतह में जो है 1 सेंटीमीटर की भी अगर वृद्धि होती है तो उससे कम से कम 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित होता है। कितना? 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो अब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 15 से 24 यानी 40 मिलीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर है तो यानी 80 जो है, आप देख सकते हैं कि 80 जो है लाख लोगों के जीवन पर निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव देखा गया होगा। और समुद्र स्तर में यह वृद्धि से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी ढांचे पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण बाढ़, भूजल के खारे होने और पानी के प्रदूषण को दिखाई दे रहा है। ग्लेशियर के मास में भी काफी रिकॉर्ड कमी देखी गई है। 2022-2024 की रिकॉर्ड है कि लगातार 3 साल सबसे ज्यादा ग्लेशियर द्रव्यमान का जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। 1950 के बाद 10 सबसे द्रव्यमान कम, ग्लेशियर के द्रव्यमान कम करने वाले वर्ष 7 वर्ष उसमें से रहे हैं। 10 में से 7 वर्ष 16 के बाद से रहे हैं, 16 से लेकर 24 तक के 10 में से 7 इसी में रहे हैं।
ग्लेशियर के पीछे हटने से अल्पखातरिक खतरे तो हैं ही हैं, लेकिन दीर्घकालिक भी खतरे जो है वो हो ही रहा है, जो मैंने आपको बताया कि सागर का सतह आदि बढ़ रहा है। समुद्री बर्फ में भी न्यूनतम विस्तार देखा गया है, यानी जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ जमा होता, पिघलता रहता, फिर जमता रहता, उसके मात्रा में भी कमी दिखाई दी है। तो देखिए, उपग्रह के रिकॉर्ड में आर्कटिक समुद्र बर्फ में 18 सबसे कम जो विस्तार देखा गया है, न्यूनतम विस्तार, वह 18 वर्ष लगातार रहे हैं यही। इसी 18 वर्ष का जो 18 वर्ष जिनमें सबसे कम बर्फ जमी है, वो लगातार 18 वर्ष ये रहे हैं। और अंटार्कटिक में भी अगर 1979 से देखा जाए तो रिकॉर्ड में दूसरा सबसे कम जो है अधिकतम विस्तार जो है, न्यूनतम और अधिकतम विस्तार 1979 से देखे गए रिकॉर्ड में दूसरा सबसे कम था जो है अंटार्कटिक के क्षेत्र में। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है, देखिए 2024 से 2024 में चरम मौसम घटनाओं के कारण वर्ष 2008 के बाद से सबसे अधिक नए वार्षिक विस्थापन जो है देखे गए हैं। घरों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जंगल, कृषि भूमि और विविधता को नुकसान पहुंचा है। तीव्र संघर्ष, सूखा और उच्च घरेलू खाद्य कीमतों के कारण 2024 के मध्य तक वैश्विक स्तर पर 18 देशों में खाद्य संकट और भी बदतर बन गया है। 2024 में सबसे अधिक प्रभावित घटनाओं में भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। अगर उसमें देखा जाए तो सितंबर 2024 में एक टाइफून आया था यागी, इसने जो है वियतनाम, फिलीपीन और दक्षिणी चीन को प्रभावित किया था। उसी तरह से एक हरिकेन आया था अमेरिका में अक्टूबर 2024 में, हेलने और मिल्टन, और ये काफी विनाशक माना गया है और वहां पे काफी लोगों को इसने प्रभावित किया है। इसी तरह से चक्रवात चीडो भी आया था जो हिंद महासागर के कई सारे द्वीपों को प्रभावित किया है और जिससे मोजाम्बिक में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा है। उसमें कैसे ये बताया जा रहा है कि ये बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 8 लाख सालों में सबसे ज्यादा रहा है, और फिर उसके बारे में सारी चीजें ऐसे उसका प्रभाव दुष्प्रभाव दिखाई देते चला गया है। तो ये रिपोर्ट है, डिटेल में हमने इसको बता दी है, ऑथेंटिक है। आप इसको पीडीएफ मिलेगा तो आप उससे पढ़ लेंगे और इसको याद रखेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी आपके प्री के लिए भी। दूसरा जो समाचार है वो ये है कि माओवाद या जो है नक्सलवाद को समाप्त करने की जो रूथलेस रणनीति पॉलिसी है या निर्मम रणनीति है, उसकी सफलता दिखाई देने लगी है। देखिए, कभी 2008-9 के दौरान जो है हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था कि नक्सलवाद वर्तमान की सबसे गंभीर समस्या है, सबसे जो है गंभीर आंतरिक सुरक्षा समस्या है, और था भी। लगभग 11-12 राज्यों में 200 से ज्यादा जिलों में उसका प्रभाव था। आज ये सिमट के लगभग 10-11-12 राज्यों में, या आप कह सकते हो छत्तीसगढ़, और उसमें भी उसके छोटे से हिस्से, मतलब एक हिस्सा है बस्तर, और वो बस्तर वो हिस्सा है जो कह सकते हो कि भारत की अगर वैसे देखा जाए तो बड़ा वो सेक्युलेटेड इलाका है, बड़ा ही कह सकते हो कि वहां पे विकास पहुंचा ही नहीं है। खैर, भारत सरकार की जो नीति है वो मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच है, विकास है, पहचान है, और कहते हैं कि शक्ति यानी सुरक्षा पहलू, इन तीनों को एक साथ मिला के चलने की है। और हाल फिलहाल में गृह मंत्री का कहना था, पिछले साल जब वो गए थे छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद को रूथलेस पॉलिसी के तहत या निर्मम रणनीति के तहत समाप्त किया जाएगा। वे रूथलेस पॉलिसी ये है कि हम उनको मौका दे रहे हैं सरेंडर करने का, मुख्य धारा में वापस आने का, लेकिन अगर वो वापस नहीं आते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनको पूरी कड़ाई से निपटा जाएगा। उनके साथ कोई भी क्या कर सकते हैं कि कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी, जिसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। पिछले साल छत्तीसगढ़ में लगभग 219 नक्सलियों की मौत हुई थी, जिसमें से बस्तर क्षेत्र में 197 था। इस बार भी अभी पिछले 3 महीने, इस वर्ष 3 महीना भी नहीं बीता है और 100 से ज्यादा, यानी एग्जैक्ट देखा जाए तो 117 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, और पिछले साल 800 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था। और ऐसे में जो है वहां के भारत के गृह मंत्री का मानना है, वहां के मुख्यमंत्री का मानना है छत्तीसगढ़ का, कि मार्च 2026 का जो टारगेट है गृह मंत्री का, उस तक नक्सलवाद को समाप्त कर लिया जाएगा। तो आइए जरा सा थोड़ा सा देख ले। और देखिए चर्चा में क्यों है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 20 मार्च 2025 को 2 अभियान हुए थे, जिसमें कम से कम 30 माओवादी मारे गए हैं, और एक वहां का लोकल सुरक्षा गार्ड था, उसको वो भी मारा गया है। और इसमें जो है बीजापुर जिले में 26 मारे गए हैं और कांकेर में 4 माओवादी मारे गए हैं, और दोनों ही माओवादी प्रभावित बस्तर जो क्षेत्र है उसमें ये जुड़ा हुआ है।
और 3 महीने में छत्तीसगढ़ में मारे गए माओवादियों की कुल संख्या 113 हो गई है, जिसमें अकेले बस्तर क्षेत्र में 97 माओवादी मारे गए हैं। क्यों हो रहा है इसका? क्योंकि सरकार की एक नीति है कि माओवाद को खत्म करने के लिए निर्मम रणनीति। देखिए, माओवाद, नक्सलवाद, ये सब नाम दिया जाता है, भारत सरकार जो ऑथेंटिक देती है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या वामपंथ चरमपंथ। आपके सिलेबस में भी होगा, कोई भी नाम से आए, माओवाद आए, नक्सलवाद आए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आए या LWE लिखे, अर्थ वही होता है। और उसको भी हम समझा भी देंगे कि क्या होता है। तो ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि देश से वामपंथी उग्रवाद LWE या वामपंथी चरमपंथी को खत्म करने के लिए मार्च 2026 तक की समय सीमा तय है। और वो जब पिछले साल अगस्त माह में छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म करने के लिए निर्मम रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा, रूथलेस पॉलिसी। आप लौट जाओ, आप वापस आ जाओ, और अगर नहीं आए तो फिर आपके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। इसका है निर्दयी नहीं, निर्मम मतलब यह है कि आपको मौका दिया जा रहा है, आप लौट आओ, नहीं तो आपके साथ पूरी सख्ती बरती जाएगी। और वो हो रहा है। और ये उसी के उदाहरण के रूप में भी देखा जाए तो इस साल के पहले 3 महीनों में, यानी इस वर्ष 3 महीनों में ही छत्तीसगढ़ में मारे गए माओवादियों की कुल संख्या 113 हो गई है, जिसमें से अकेले बस्तर क्षेत्र में 97 माओवादी मारे गए हैं। 2024 में भी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 200 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया था, जिसमें से 219, यानी ओवरऑल जो 200 से ज्यादा मतलब 219 माओवादी थे, जिसमें से 217 तो बस्तर क्षेत्र से ही थे, जिसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा जिले शामिल हैं। साथ ही साथ 800 से ज्यादा माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि लगभग 802 ने हथियार डाला है, यानी 800 प्लस 800 1600 और 219 1800 19-20 तो जो है पिछले साल ही छत्तीसगढ़ के बस्तर से चढ़े, उसमें तो 1 करोड़ तक के इनामी नक्सली कमांडर भी ढेर किए गए हैं। ठीक है, और देखा जाए तो नक्सलवाद या माओवाद क्या है, क्यों थोड़ा सा मैं इसको बार बार बता देता हूं कि देखिए, नक्सलवाद या माओवाद एक सोशियो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट आप मूवमेंट कह सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों से चलाया जाने वाला चरमपंथी उग्रवाद है। चरमपंथी हिंसक कार्रवाइयां होती है, जिसमें नक्सली वैसे तो कहते हैं कि वो लोगों को एजिटेरियन समाज, समतापूर्ण समाज बनाना या लोगों की समस्याओं वंचनाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ दूसरा भी होता है, तो भी उसको भी देखेंगे। तो देखिए, पहले इसकी परिभाषा के रूप में देखा जाए तो ये माओवाद या नक्सलवाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों से किया जाने वाला वामपंथी विचारधारा वाला सशस्त्र हिंसक संघर्ष है, जो भारत के पूर्वी राज्यों के अतिपछित क्षेत्रों में अल्प विकास एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वंचना के कारण पनपा था। और अब जो है ये केवल छोटे से हिस्से में छत्तीसगढ़ के बस्तर और 1-8-2 जिले और भी हैं, जैसे तेलंगाना का है और महाराष्ट्र के भी एक छोटे से जिलों में थोड़े बहुत क्षेत्र है, लेकिन बेसिकली बस्तर क्षेत्र है जहां पे ये सारी कार्रवाई हो रही है। और ये वामपंथी उग्रवादी माओ से तुंग की विचारधारा को अपनाकर भारत की संसदीय एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के विपरीत एक नवीन साम्यवादी शासन प्रणाली को अपनाना चाहते हैं, जिसे वो जन लोकतंत्र कहते हैं। इनके उद्देश्यों के रूप में देखा जाए तो इनके 2 उद्देश्य हैं, एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। ये दीर्घकालीन जो उनका मेन उद्देश्य है, जो पॉलिटिकल उद्देश्य है, उसमें वो क्या कहते हैं कि सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत में जो व्यवस्था है इसको हटा के एक जन लोकतंत्र लाना है। कैसा जन लोकतंत्र? जैसा कि चीन में माओ ने लाया है, जैसा कि चीन की व्यवस्था है। और इस क्रम में वो भारतीय लोकतंत्र को छलावा मानते हैं, छद्म मानते हैं या उसका उपहास करते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए कि वो अगर थोड़ा जो नक्सलवाद है उसको आप अलगाववादी कभी मत कहिएगा, क्योंकि वो अलगाव की बात नहीं करते। अलगाववाद क्या होता है? देश से अलग हटने की बात करता है, और उसमें जैसे कि उल्फा है या खालिस्तानी है या जम्मू कश्मीर के जो मिलिटेंट हैं, ये सब अलगाववादी हैं। नक्सली जो होते हैं ये वामपंथी उग्रवादी हैं, ये अलगाववादी नहीं होते। लेकिन ये जो हमारी संसदीय प्रणाली है, यह भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। उसके जगह ये चीन वाली जो प्रणाली है वो लाना चाहते हैं। और किस तरीके से? शक्ति या सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से, यानी जो माओ का सिद्धांत है सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, उसके ये उनको जो है माओ इनके आराध्य है, तो उससे वो प्रेरणा लेते हैं।
और ये उनका मेन उद्देश्य है, ये दीर्घकालीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं, स्थानीय लोगों का सहयोग हासिल करना है, और इसलिए नक्सली लोग लोगों के अधिकारों, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, उनके लिए अदालत चलाते हैं, जन अदालतें चलाते हैं और पीड़ितों को न्याय प्रदान की बात करते हैं। यानी ये जो उद्देश्य वो बोलते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं, एक्चुअल में ये उनका साधन है इस राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति का। और ये बात जो कही जा रही है, ये बात नक्सलियों ने खुद ही अपना जो, जब नक्सलियों का एक ग्रुप बना था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सीपीआई माओवाद का बना था, जब पीपल बार ग्रुप और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स जो लेनिन वाला जो मिला था, उनको मिला के जब बना था 2002 में, मेरे ख्याल से याद आ रहा है, अब तो समाप्ति हो रहा है इसलिए दिमाग से उतर रहा है उतना, तब ये इन्होंने खुद ही ये बात कही थी। और जो नक्सल भारत में नक्सलवाद को चलाने वाले में से जो एक थे चारू मजूमदार, उनके इंटरव्यू में भी है कि वो जो उन्होंने शुरू किया था तब वो नक्सलवाद नहीं था, हालांकि अब वो नहीं रहे हैं, तो उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था कि ये बदल गया, क्योंकि उनका तो इसको लेकर था, वो तो एक आदिवासी आंदोलन था जो हिंसक तरीके से प्रकट होता था। लेकिन वास्तव में ये जो माओवादी विचारधारा आई, वो ये चाहता है भारत के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करके वहां पे एक व्यवस्था को अपनाना, जिसको कोई भी, जैसे भारत सरकार चाह ले भी तो इनकी मांग नहीं मान सकती है, क्योंकि हमारे संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये नहीं हो, हमारे संसदीय व्यवस्था के तहत ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये नहीं हो सकता है कि हमारे संसदीय प्रणाली को हटाकर कोई कर दे, ठीक है। तो इसलिए, और हिंसक तरीके को तो वैसे भी नहीं माना जा सकता है, तो ये अलगाववाद नहीं होकर हमारी संसदीय प्रणाली पर सबसे बड़ा चोट ये कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने माओवाद की तरह प्रतिक्रिया देखा जाए तो भारत सरकार इस माओवाद की होलिस्टिक समस्या को, कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक विचारधारा उनकी है वो यानी सत्ता बदलने की है, नया वामपंथ लाने, जो है नव लोकतंत्र के रूप में चाइना वाला वामतंत्र लाने की है, और कुछ लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो पीड़ित हैं व्यवस्था से, पहचान से, संस्कृति से, वो पीड़ित हैं, वो उपेक्षित हैं। ऐसे में सरकार ने तीन चरणी क्या, मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसमें तीन मेन फोकस है, सुरक्षा, विकास और पहचान। तीनों पहलू को पहचान भी देना है, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, विकास भी करना है ताकि जो उनमें वंचना या जो है एलाइनेशन का भाव है उसको समाप्त करना है। और जब ये आप करने लगेंगे तो जब विकास करने लगेंगे या उनको पहचान देने लगेंगे तो जो है नक्सलवादी परेशान होंगे, उसके लिए सुरक्षा भी देना है, और क्योंकि बिना सुरक्षा के ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो ये तीन अप्रोच, जैसे तीन त्रिशूल एक साथ चलता है, ये तीन अप्रोच एक साथ चल रहा है, और ये पहले से ही चल रहा है। इस सरकार में आने के बाद इसमें ज्यादा सख्ती से लागू किया गया है, लेकिन चल व्यवस्था जो है 2009 के बाद से ही धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है। इसलिए 10-11 में वो नक्सलवाद की हिंसा की जो है एक्सट्रीम जो था वो था, उसके बाद धीरे धीरे कमी ही आई है। हाँ, 2014 के बाद सरकार ने और सख्ती बरती है, जिसके कारण और ज्यादा तेजी से ये कम हो रहा है, ठीक है। अगला जो हमारा समाचार है वो छोटा सा न्यूज है, बहुत छोटा सा, आप लोग जान रहे हैं 20 मार्च जो है वो बसंत विषुव के रूप में माना जाता है, जब सूर्य की किरणें जो है, विषुव वो होता है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे एकदम सीधे सीधे पड़ती है, यानी कि उस समय धरती के दोनों गोलार्धों में दिन और रात, यानी कहीं भी दिन और रात बराबर हो जाता है, और ये साल में 2 बार होता है। तो जो पहला अभी वसंत विषुव है वो 20 मार्च को हुआ है, और ये एग्जैक्ट 19 से 21 के बीच में होता है, यानी आज भी हो सकता है, लेकिन ये कल ही सुबह 5 बजे जो है इसको देखा गया था। तो आइए जरा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम देख ले। तो देखिए 20 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की शुरुआत हो गई और दक्षिणी गोलार्ध में शरत ऋतु आ गई, साथ ही साथ वसंत विषुव भी शुरू हो गया। वसंत विषुव क्या होता है? जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की खगोलीय शुरुआत का संकेत देता है। 20 मार्च को सूर्य पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, यानी जो अभी मकर की तरफ, मकर रेखा से लास्ट जाता था, फिर वापस आते आते आपको पता होगा कि अभी देख ही लेते हैं इसके आगे जो ये घटनाएं हैं विषुव क्या होता है। तो देखिए हमें पता है कि हमारी धरती जो है 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है और अपना घूमती भी रहती है, और साथ ही साथ ये सूर्य का चक्कर भी लगाती रहती है। उस चक्कर लगाने के दौरान सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश जो है वह धरती पे कम ज्यादा होता रहता है। विषुवत रेखा के कभी उत्तर में आ जाता है कर्क रेखा तक,
और कभी दक्षिण में चला जाता है मकर रेखा था। जब इस तरह से कर्क रेखा तक आता है तो जहां पे जाहिर से जिस कर्क रेखा का आएगा तो उत्तर में जो है गर्मी पड़ने लगेगी, उत्तरी गोलार्ध में गर्म क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में शीत होगी। जब मकर में जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, उत्तरी गोलार्ध में शीत होगा। और इसी दौरान 2 बार ऐसा होता है जब बीच में पड़ता है विषुवत रेखा के, जब इधर भी जाता हो इधर भी जाता है। तो जब उत्तर से दक्षिण जा रहा होता है तो वसंत विषु होता है, जब दक्षिण से उधर जा रहा होता है शरद विषु होता है। और ये चीजें जो है दिखाई देती है जब सितंबर में वो ऑटोमन इक्विनोक्स होता है, अभी वर्नल इक्विनोक्स होता है 20 से 21 मार्च की अवस्था में होता है। और विषु में क्या होता है कि सूर्य की रेखा जैसे एकदम विषुवत रेखा के आसपास पहुंचती है, यानी विषुवत रेखा पहुंचती है। जब विषुवत रेखा पर रहेगा तो वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी दोनों में दिन और रात बराबर हो जाते हैं। उस स्थिति में 2 दिन ऐसे होते हैं साल में जब दिन और रात बराबर होते हैं। और उसी का उल्टा जो है वो उसको बोलते हैं संक्रांति या सोलस्टिस, वो जो होता है यानी वो जून में होता है और दिसंबर में होता है। उस दौरान जो है सूर्य की किरणें जून में होंगे तो बिल्कुल वहां पहुंच जाएंगी, कहाँ पे, कर्क रेखा पे, और दिसंबर में होगी तो मकर रेखा, उसके बाद वापस लौटने लगती हैं। तो उस दौरान अब अगर जून वाली है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, रात सबसे छोटी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में अगर दिसंबर वाला है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होगी। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। इसके महत्व को देखा जाए, ये सब चीजें हैं, मतलब विषु जो होता है आमतौर पर इससे बड़ा बसंत विषु को काफी एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ज्यादातर रहने वाले लोग तो उत्तरी गोलार्ध में ही हैं। देखिए जापान में देखा जाए तो वसंत विषु को सुनबुन नो ही बोला जाता है, सुनबुन नो ही। ये प्रकृति के प्रति आभार किया जाता है। चेरी ब्लॉसम की शुरुआत होती है और लोग इसे एक तरह से सार्वजनिक अवकाश मनाते हैं। इसी विषु के आसपास एक 7 दिन की अवधि होती है जिसे हिगन बोला जाता है, और ये एक तरह से जापानी लोग अपने आप को अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में ये लेते हैं। भारत में जो होली का त्योहार है उसको भी उसी से जोड़ा जाता है, उसी के आसपास, लेकिन हम लोग अपना चंद्रमा के उसके आधार पे पूर्णिमा आदि से लेते हैं। तो जब पूर्णिमा होता है तब हम उसका फाल्गुन की पूर्णिमा को हम मानते हैं, उसी से हमारा नव वर्ष शुरू होता है। इस बार 13-14 मार्च को होली पड़ी थी। नवरोज का जो त्योहार होता है ये ईरान और मध्य एशिया फारसी क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये भी एक नया साल शुरू होता है, और वसंत जो है विषु उत्सव भी यहीं से शुरू होता है। इसी तरह से मैक्सिको आदि में भी होता है। तो कुल मिला के उत्तरी गोलार्ध में इसको लेकर बहुत पहले से इसको माना जाता है, क्योंकि एक खास बात होती है, जो विषु होते हैं या जो संक्रांति होती है इस दौरान ऋतुएं चेंज होती हैं। तो जो 4 ऋतुएं होती हैं उसमें वो परिवर्तन दिखाई देता है। तो संक्रांति देखिए, अभी मैंने बता ही दिया है कि संक्रांति के समय क्या होता है, सूर्य की किरणें एक बार जो है सबसे ऊपर कर्क पे जाती है उत्तरी गोलार्ध में और मकर के ऊपर जाती हैं, और उस दौरान जिस जिस गोलार्ध में सूर्य की ऋतुएं जाएंगे वहां पे सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। उसके अपोजिट उसका उल्टा होता है। और यह देखा जाए तो जून में उत्तरी गोलार्ध में 20 से 22 जून के बीच में ग्रीष्म संक्रांति होती है। वहां पे सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है। और उत्तरी गोलार्ध में 20 से 23 दिसंबर के बीच में शीत संक्रांति होती है। अब वैसे तो जो है, और वहां पे सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, क्योंकि इसी दौरान जो है दक्षिणी गोलार्ध में ये चीजें होती है। विषु और संक्रांति में अंतर क्या है? विषु में क्या होता है कि किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती है और दिन रात बराबर होता है, 2 बार ये भी होता है। संक्रांति में क्या होती है, किरणें मकर और कर्क रेखा पर पड़ती है, अलग अलग पड़ती है, और दिन रात उस समय जो है सबसे ज्यादा दिन और सबसे छोटी होती है, दूसरी तरफ सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। और ये इस तरह से चलता रहता है। साथ ही साथ ये विषु और संक्रांति दोनों ही एक नए मौसम की शुरुआत के बारे में बताते हैं कि मौसम का बदलाव देखा गया है। जो 4 तरह की ऋतुएं होती है उनकी शुरुआत इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इससे जुड़े प्रश्न वेबसाइट पे रहेंगे, वहां से जाके सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ में है, पीडीएफ से भी सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।